तो चलिए नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे इनको किस तरीके से हम अटैम्प्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी न्यूमेरिकल हो A to Z, उसमें आपको कोई ना कोई क्लू जरूर दे रखा होता है, यानी जैसे सबूत होता है ना वैसे ही, यानी सबूत कुछ ना कुछ जरूर देगा, कोई ना कोई हिंट उसमें जरूर आपके लिए छोड़ रखा होगा जिससे कि आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए मैं कोई न्यूमेरिकल लेता हूं, जैसे हमारा पहला चैप्टर जो हमें कराया गया है मात्रक और मापन। अब उससे रिलेटेड मैं कोई न्यूमेरिकल उठाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने न्यूमेरिकल उठाया भैया कि एक गोला है, उसकी त्रिज्या हमारे लिए दे रही है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसमें हमें जो परिवर्तन है यानी डेल्टा आर, उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, हमसे पूछा है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। अब पृष्ठ क्षेत्रफल हम भैया किस तरीके से निकालेंगे, देखिए मैंने बोला था सबसे पहला काम, अब मैं देखिए 4 ट्रिक आपको बताऊंगा, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैंने अभी न्यूमेरिकल आपको बोला, इस न्यूमेरिकल को मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा तो वो देख लीजिएगा। अब इस न्यूमेरिकल में आपको दो चीजें पता चली, एक तो गोले की त्रिज्या, एक त्रिज्या में परिवर्तन क्या हुआ, यानी कि डेल्टा आर और आर की वैल्यू आपको पता चली। अब डेल्टा आर और आर की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, जरा क्लू दिमाग में दौड़ाओ, क्या निकाल सकते हो, तो वो चीज आपकी निकल आएगी, अगर आप चाहो तो वो आपकी निकल आएगी भैया त्रिज्या मापने में त्रुटि, यानी कि गोले की जो त्रिज्या होती है उसको मापने में आप त्रुटि निकाल सकते हो। अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो डायरेक्ट आप आयतन में, जब आपसे आयतन में पूछे या पृष्ठ क्षेत्र में पूछे, ऐसा नहीं है, देखिए फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। आप 4 स्टेप ध्यान रख लो। पहला, सबसे पहले जो भी आपके न्यूमेरिकल में दे रखा होगा उसे देखो कि क्या क्या चीज दे रही है, फिर उसे एक बार लिख लो, गिवन डेट करके लिख लो कि दिया क्या क्या गया है हमें। उसके बाद दिमाग दौड़ाओ कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसे सिंपल लगा दो। अब यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, आर दे रखी है और डेल्टा आर वैल्यू दे रखी है। अब दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे भैया, दोनों वैल्यू को हम रख के क्या करेंगे भैया, अपनी सीधे जो भी जो हमारा गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे यूज कर देंगे। अब गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है सिंपल, वो यहाँ पे यूज कर दो। तो चलिए यूज करते हैं। देखिए गोले के जो पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भैया, 4πr², ये आपका फॉर्मूला होता है। अब 4 और पाई ये वैल्यू तो भैया कांस्टेंट है, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है, बचा क्या हमारे पास r²। तो r² के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 गुणे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 लगाएंगे। अब हम चाहते तो त्रिज्या में त्रुटि निकाल सकते थे, वो हमारे ऊपर डिपेंड था, लेकिन हम क्या करेंगे, अब डेल्टा आर और आर की वैल्यू आप इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने अटेम्प्ट किया। अब देखिए इसमें हमने किया क्या, सबसे पहले मैंने बोला जो भी वैल्यू दे रखी है उनका चयन करो कि भैया आपको दे क्या क्या रखा है। उसके बाद यानी कि इतनी चीज देखने के बाद फिर देखो कि इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, फिर बाकी बात आपकी कैलकुलेशन रह जाती है। यानी 3 स्टेप और कोई भी न्यूमेरिकल आपका समाप्त हो जाएगा। केवल 3 स्टेप होते हैं एक न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं लगेंगे कभी भी। ऐसे ही आगे देखिए, आगे देखते हैं कि हाँ और कोई न्यूमेरिकल हमारे पास जो भी है, कोई भी हो A to Z, कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप बहुत आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं विमीय विधि से, चाहे कि किसी भी तरीके से। न्यूमेरिकल की बात करते हैं, केवल न्यूमेरिकल की, और कुछ नहीं। आपको जो सत्यता वाले हैं वो आप अपने हाथ देख लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, तो उनको हम बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिले जिसमें आपको हिंट्स दे रखा हो तो आई होप कि आप कर लोगे। तो इसी प्रकार से एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें गोले का आयतन दे रखा है, यानी गोले के आयतन में त्रुटि हमें दे रखी है, वो हमें 6% दे रखी है, और हमसे बोल रहा है कि बताओ इसकी त्रिज्या मापने में कितनी त्रुटि होगी त्रिज्या मापने में। तो हम इसे कैसे करके करेंगे भाई, बताओ, दिमाग दौड़ाओ। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, मैंने बोला हिंट जरूर दे रखी होगी, तो हिंट क्या दे रखी है इसमें भैया, हिंट दे रखी है कि आयतन को मापने में त्रुटि, यानी कि आयतन में त्रुटि हमें दे रखी है कितनी, 6%। अब आयतन में त्रुटि के लिए हम क्या कहते हैं भैया, इंग्लिश में आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, तो डेल्टा V अपॉन B इंटू 100 लगाओ और बराबर 6%, यानी कि आयतन में त्रुटि को हमने लिख लिया, 6% हो गई। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हमें निकालना है भैया कि हमें R निकालना है। तो एक बात बताओ, जो 6% त्रुटि आई है तुम्हारी वो किस में आई है भैया, जो आपका आयतन होता है गोले का आयतन, अच्छा होता क्या है, पहले सूत्र बताओ
गोले का आयतन का। मन में सोच लो कि क्या होता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोले के जो आयतन का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 और पाई, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी, यानी ये नियत रहेगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बचा क्या, हमारे पास बचा है आर क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर क्यू को हम किस प्रकार से लिखेंगे भैया, त्रुटि के रूप में जब हम व्यक्त करेंगे इसको, तो उसे हम लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब इतना लिखने के बाद में 6% त्रुटि थी हमारे पास, 4/3 पाई तो कांस्टेंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, वहां से हमारा कट जाएगा और जो त्रिज्या में जो त्रुटि आएगी वो आप आई होप कैलकुलेशन करके निकाल लोगे, 2% आने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। कोई भी हो, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आपका जो भी जो मेन सूत्र हैं इनको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमसे पूछता है गति की निगमन, यानी समीकरणें होती हैं गति की, जो कि आप आई होप तीनों बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो उनका निगमन करवा लेता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली और दूसरी, इनका निगमन बहुत जल्दी कराता है भाई, तीसरी का तो इतनी जल्दी नहीं कराता, लेकिन पहली और दूसरी का बहुत जल्दी करा देता है। तो पहली का जो निगमन होता है वो त्वरण के सूत्र से होता है। अब त्वरण का सूत्र आई होप आपको पता होगा कि समय के सापेक्ष वेग वृद्धि की दर को आप त्वरण कहते हो। ठीक है, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हो, ये सारी बातें जानते हो, छोटी छोटी बातें हैं। तो देखिए हमने बोला वेग वृद्धि की दर। अब वेग वृद्धि क्या होगी, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दो, आपकी वेग वृद्धि निकल आएगी। ठीक है, तो अब देखिए वेग वृद्धि की दर, अब यानी कि अंतिम वेग मान लीजिए अगर b है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, u होगा, तो b माइनस यू अपॉन में समय, समय क्या लेते हैं, स्मॉल t लेते हैं, और बराबर क्या होगा भैया तुम्हारा a हो जाएगा, यानी कि त्वरण हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, नॉर्मल भैया कैलकुलेशन तो आपको करनी होती है, तो कैलकुलेशन तो जरूर से जरूर आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन आनी चाहिए, वरना ये निगमन नहीं होगा। सिंपल आप त्रिची मल्टीप्लाई करोगे, यानी त्रिची गुणा करोगे, और आपका आंसर यहाँ पे जो आपकी समीकरण है इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसी दूसरी है, वो होगी आपकी औसत वेग के फॉर्मूले से। औसत वेग का फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि कुल तय विस्थापन बटे कुल समय, जैसे ही आप यूज करोगे आपकी ये समीकरण भी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखिए, अब एक सवाल हमारे पास आ चुका है, न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसे हम किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए एक कण है हमारे पास, वो टी समय पर उसमें विस्थापन की जो दे रखा है वो हमें एक समीकरण के रूप में दे रखा है, यानी x बराबर हमें दे रखा है -15t² प्लस 20t प्लस 30, ये कोई हमें समीकरण दे रखी है। अब भैया एक प्रकार से द्विघात समीकरण लग रही है, अरे बिल्कुल भाई, जब द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण ही लगेगी, कोई बात नहीं है। अब हमें विस्थापन दे रखा है किसमें, एक तरीके से समीकरण के रूप में। अब हमसे बोल रहा है कि t बराबर 0, ठीक है, यानी कि जब समय 0 होगा, 0 सेकेंड, तो उस पर हमें कण की स्थिति में क्या क्या बताना है, उसका वेग बताना है, उसकी त्वरण बतानी है, तो ये चीजें हमें बतानी। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हिंट्स दिया हमें। सबसे पहले मैंने बोला बिल्कुल रिलैक्स होकर ये सोचो कि इसमें हिंट क्या दिया है भैया। हिंट सोच लिया तो आपका काम खत्म। अब हिंट सोचो, तो इसमें हमें गिवन दैट करके दिया है भैया विस्थापन की समीकरण, तो वही लिख लो सबसे पहले, और किसी से कुछ मतलब नहीं, हमें वही लिखना है, क्योंकि वही हमें हिंट दे रखा है इसमें। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो जो हिंट समझ में आ रहा है सबसे पहले उसे लिखो, सबसे पहले उसे लिखो। तो हमें भैया हिंट में दे रखा है कि विस्थापन की समीकरण, तो x बराबर हमने अपनी विस्थापन की समीकरण जो हमारे पास थी वो हमने लिख ली। अब समीकरण लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमसे पूछ रहा है कि t बराबर 0 पर कण का वेग पूछ रहा है। अब बताओ विस्थापन दे रखा है तो हम इसका वेग कैसे निकालेंगे, जरा वेग का सूत्र जल्दी से अपने दिमाग में सोच लो क्या होता है, वहीं से हमारा इसका आंसर बन जाएगा अपने आप। तो वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन बटे समय, यानी कि मैं अगर ये जो समीकरण मैंने अभी बोली थी यहाँ के लिए x बराबर करके, यानी विस्थापन की जो समीकरण हमें दे रखी है, अगर मैं इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दूं, क्या कर दूं, अवकलन, तो अवकलन करते ही मेरा भैया जो ये विस्थापन से वेग वाली समीकरण बन जाएगी। अगर मैं इसका क्या कर दूं, अवकलन कर दूं, तो चलिए मैंने अवकलन किया, तो अवकलन करने पे मुझे ये किसकी समीकरण मिल गई, वेग की समीकरण मिल गई, जो कि आपकी आएगी b बराबर, यानी कि यार मैं विस्थापन को x से डिनोट कर रहा हूं तो मैं वेग को b से लिख सकता हूं, तो मैंने b से लिखा है, तो b से लिखते ही इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी -30t
प्लस 20, ये आपकी समीकरण बनेगी वेग की। अब 0 पर अगर निकलवा रहा है तो t बराबर 0 वैल्यू पुट कर दो, इसमें आपका आंसर आ जाएगा और 20 मीटर प्रति सेकंड आपका वेग आ जाएगा, क्योंकि -30 की गुणा आप 0 से करोगे, 0 की तो कितनी बड़ी संख्या से गुणा कर दो वो तो 0 आनी है, ठीक है, इतनी बात है। इसके बाद हमें त्वरण की बात कर रहा है भैया। त्वरण के लिए क्या करो, अब एक बात बताओ, यहीं से आपको हिंट फिर से मिल गया। त्वरण के लिए हमें क्या करना है, त्वरण के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हो कि समय के सापेक्ष वेग वृद्धि की दर को कहते हो। तो मैं अगर वेग का समय के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दूं तो कैसा रहेगा, तो मैं कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने इसका फिर से अवकलन किया तो मैं क्या कर पाता हूं भैया, मुझे प्राप्त होती है आपकी -30 प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जैसे ही हमें प्राप्त हुई -30, तो ये आपकी त्वरण हो जाएगी, और इसमें तो t की जरूरत ही नहीं है, तो भैया हम वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे जब हमारे पास है ही नहीं। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे और हमारे पास बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं। इसी प्रकार से एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, चलिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल है ये हमारे पास। देखिए एक बात बताइए, ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से ये जा रही है कोई भी चीज़, यानी एक तरीके से कार जा रही है, ये ए पॉइंट आपका, ये बी पॉइंट। अब यहाँ से ये कार गई, ठीक है, ये, और यहाँ पर कितनी स्पीड से जा रही है भैया, ये जा रही है मान लीजिए यहाँ पे 40 की रफ्तार से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 40 की रफ्तार से गई, ठीक है। फिर यहाँ से, यानी कि ये तो ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब यहाँ से बी पॉइंट से जब लौट रही है आपकी, तो ये 30 की यानी कि कमी हो रही, चाल में तो कमी हो रही, लेकिन हमें उससे क्या मतलब भाई, हमें तो क्या देखना है कि ए से बी तक 40 से गई, बी से ए तक 30 से आई। तो हमें करना क्या है इसमें, हमें इसमें नॉर्मल चीज़ें लिखनी होंगी। सबसे पहले जो हिंट दे रखा है वो लिख लो भैया। अब इसमें हिंट क्या दे रखा है, हमारी जो भैया सबसे पहली है कि भैया हमारी जो कार चली उसने दूरी कितनी तय करी। तो देख एक बात ध्यान दीजिए, ए से बी तक अगर x दूरी तय करेगी तो बी से ए तक कितनी दूरी तय करेगी, x ही दूरी तय करेगी। और कुल दूरी की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी आपकी भैया, 2x हो जाएगी, या सिंपल है x प्लस x 2x हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात देखने के बाद ए से बी तक जाने में कुल लगा समय के लिए हम क्या करेंगे भैया, दूरी बटे चाल से हम क्या करेंगे भैया, जो भी हमारा सूत्र होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल आपका सूत्र होता है। इसको आप जैसे पुट करोगे इसमें वैल्यू वगैरह, तो आपका कुल समय निकल के आ जाएगा। अब कुल समय जैसे ही आपका निकल के आएगा तो आपको औसत चाल का फॉर्मूला लगा देना है, जो कि आपका कुल तय दूरी बटे कुल समय होता है। आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा। अब इसमें पुट कर दो भैया वैल्यू, और आपका जो है जो औसत चाल, यानी कि जो चाल होगी गाड़ी की, क्योंकि औसत चाल ही पूछी है उसमें, सवाल में ही औसत चाल पूछी है यहाँ पे। एक बात बताओ, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली, ठीक है, यहाँ से चली 40, ठीक है, फिर यहाँ से लौटी तो चली 30। तो अब भैया यहाँ पे जरूरी थोड़ी ना है कि 30 ही पे रही हो सकता है कभी 20 भी हुई हो, 50 भी हुई हो चाल। तो ये इसलिए औसत चाल निकलवाई इसने हमसे, ठीक है। तो औसत चाल के लिए हमें वही करना होता है, कुल तय दूरी बटे कुल समय फॉर्मूला अप्लाई करो। पहले कुल दूरी निकाल लो, फिर कुल समय निकाल लो, फिर ये फॉर्मूला लगा दो। आई होप कि आपका आंसर तुरंत आ जाएगा कैलकुलेशन करते ही, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से करना होता है बस, और कुछ नहीं है। एक आता है हमारा सदिशों के घटक से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हमसे पूछ लिया जाता है, तो हम उसे कैसे करेंगे सदिशों के घटक से रिलेटेड। तो देखिए उसके लिए हमें क्या होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई एक m द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है, उस पर क्या है 320 न्यूटन का बल लग रहा है, और जो थीटा एंगल बन रहा है वो कितना भी है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए मान लीजिए खींच लिया, ठीक है। अब हम एक व्यक्ति है, चलो मान लीजिए, पिंड हटाओ, तुम्हें समझाते हैं अच्छे तरीके से। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि एक बक्से को, यानी कि एक m द्रव्यमान का बक्सा है, उसे क्या कर रहा है 320 न्यूटन के बल से खींच रहा है अपनी तरफ, यानी कि खींच रहा है, चाहे कैसे भी ले जा रहा है, खींच रहा है वो उसको, ठीक है। और कितने एंगल पे खींच रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे खींच रहा है, यानी कि जो एंगल है उसके बीच थीटा, वो आपका 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री पे जब उसे खींच रहा है तो क्षैतिज बल की हमें गणना करनी है। कौन से बल की, यहीं पर फंस जाएगा क्वेश्चन, बोल रहा है क्षैतिज बल की, यानी कि Fx,
एफ एक्स की बात बोल रहा है, एफ वाई नहीं बोल रहा है। एफ वाई तो ऊर्ध्व बल हो जाएगा, लेकिन वो बात किसकी कर रहा है? ऊर्ध्व मतलब ऊपर लगने वाला बल, ठीक है। तो यानी कि बात किसकी कर रहा है? ये बोल रहा है भैया क्षैतिज बल बताओ। तो हमें क्षैतिज बल बताना है, तो आई होप कि मैं क्षैतिज बल ये बताऊंगा आपको। तो देखिए क्षैतिज बल कैसे निकालेंगे हम। तो क्षैतिज बल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा भैया, एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि जब हम सदिशों का जब हम घटक करते हैं तो ऐसा ही हमें करना होता है कि जो भैया आपका क्षैतिज में लगता है उसे एफ कॉस थीटा लिखते हो बल, और जो आपका ऊर्ध्व में लगता है एफ बाई बराबर एफ साइन थीटा होता है। ये सदिश के घटक होते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, चाहे विस्थापन हो, चाहे त्वरण हो, चाहे कुछ हो, A to Z इन सब के लिए ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम निकालते हैं क्षैतिज में लगने वाला बल। तो मैंने बोला एफ एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एफ आपको 320 न्यूटन दे रखा है, थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, सब वैल्यू तो आपको दे दी, हिंट तो पूरी दे दी। अब आपको फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना रह गया। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर आपकी बाकी कैलकुलेशन रह गई। तो आई होप कि आप कर लोगे बहुत आराम से। तो चलिए कराते हैं भैया कि एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा। अब एफ की वैल्यू मैंने रखी 320 न्यूटन, ठीक है, 320 न्यूटन रख दी। अब 320 न्यूटन रखने के बाद फिर मैंने क्या किया, अपना एंगल यानी कि cos 30 की वैल्यू रखी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया? √3/2 होती है, ये बात याद रखना। जितनी sin 60 की होगी उतनी cos 30 की होगी, उल्टी हो जाती है भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये वैल्यू आपको जो sin cos tan की जो वैल्यू है आपको 90 तक बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, एक एक की, ठीक है। अब उसके बाद अपनी वैल्यू लगाओगे तो भैया 2 से ये आपका 320 कट जाएगा और 160√3 आपका आंसर आ जाएगा इसका क्षैतिज में। अब यहीं पे हमें आंसर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दे, हमसे बोले भाई ऊर्ध्व का भी बताओ। भाई एग्जामिनर है उसका मूड घूम गया तो बोलेगा कि ऊर्ध्व का भी बताओ, तो क्या करोगे? तो वहां पर करना क्या होगा, एफ बाई बराबर एफ साइन थीटा लगा देंगे। अब केवल क्या होगा, वहां पे cos 30 का मान पुट करना था, यहाँ पे sin 30 का लगा दो। sin 30 का क्या होता है? 1/2 होता है, तो 2 से कट जाएगा तो 160 न्यूटन यहाँ पर भी आ जाएगा। यानी ऊर्ध्व में आपका 160 न्यूटन बल लगेगा, और जो आपका क्षैतिज में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा भैया? 160√3 न्यूटन, ठीक है। ये बात याद रखिए। अब आपको ज़्यादा सॉल्व करना है भैया, तो भाई क्या कर सकते हैं आप, √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 वो आप लगा के गुणा भाग कर सकते हैं, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।